विज्ञान, नमता ही जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना, अनुपम रचना। और यहाँ इस ग्रंथराज मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला, इसमें मुक्ति का मार्ग दिखने लगा, माने सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई थी। सम्यक्त्व सन्मुख जीव थे और उन सम्यक्त्व सन्मुख जीवों को सन्मुखता छूटकर प्राप्त हो गया सम्यक्त्व, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपरांत जब पूरी प्रक्रिया बतला दी, पूरा विस्तार से बतला दिया कि क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। करण लब्धि में भी पहले अधिकरण होता है, फिर उसके संख्यात में भाग काल अपूर्वकरण होता है, उसके भी संख्यात में भाग काल अनिवृत्तिकरण होता है। अनिवृत्तिकरण में समस्त जीवों के परिणाम समय समय प्रति समान हुआ करते हैं। अनिवृत्तिकरण के पहले समय में सबके परिणाम समान हैं, दूसरे में सबके समान हैं, तीसरे में सबके समान हैं। इस तरह से निरंतर परिणामों की विशुद्धि की समानता है। इसी आधार पर यदि कहा जाए तो यह कहा जा सकता है अनिवृत्तिकरण के जितने समय होते हैं परिणाम भी उतने ही होते हैं। माने अनिवृत्तिकरण के जितने समय होंगे परिणाम भी तो उतने ही है। अपूर्वकरण में ऐसा नहीं है, अधिकरण में ऐसा नहीं है। अधिकरण के जितने समय हैं, क्योंकि वेरिएशन बहुत सारे हैं, अपूर्वकरण में बहुत सारे वेरिएशन है। एक समय वाले जीवों के किसी की विशुद्धता ज्यादा है, किसी की विशुद्धता कम है। अपूर्वकरण में भिन्न समय वालों की नियम से भिन्न भिन्न है, लेकिन कम ज्यादा तो है। और इतना तक देखा था हमने तो कि पूर्व समयवर्ती के जितना था विशुद्धता उत्कृष्ट, उससे ऊपरिम समयवर्ती की जगन्य विशुद्धता भी अनंत गुनी गई थी अपूर्वकरण में। इसका मतलब अनंत वेरिएशन हो गए, ऐसा समझो आप। इतना लेवल बढ़ गया। जबकि अनिवृत्तिकरण की जो पोजीशन है, उस अनिवृत्तिकरण की पोजीशन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 समय हैं। समय तो असंख्यात है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ ले रहे कि अनिवृत्तिकरण के टोटल समय 25 हैं, ऐसा मान लिया जाए। अब उन अनिवृत्तिकरण के 25 समयों में 25 ही तरह के परिणाम होंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अनिवृत्तिकरण के टोटल समय 200 हैं, तो 200 ही तरह के परिणाम होंगे, क्योंकि पहले समय वाले के परिणाम त्रिकालवर्ती समान, दूसरे समय वाले के त्रिकालवर्ती समान, तीसरे समय वाले के त्रिकालवर्ती समान। तो जितने समय उतने ही परिणाम। कठिन तो नहीं है बात। ये सब चर्चाएं हम काफ़ी कर चुके थे, करणानुयोग सापेक्ष चर्चाएं हो गई थी। और फिर इनमें क्या क्या आवश्यक होते हैं, कुछ अनिवार्य बातें होती है करणानुयोग की दृष्टि से, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में, उनकी भी चर्चा कर ली थी। हाँ, एक समय में एक ही होता है ना। परिणामों की विशुद्धता मेरे अलग है, आपके अलग है। विशुद्धता फर्क है ना, बिल्कुल।
परिणामों की, मैं ये कह रहा हूं, वापस सुनिए एक बार, अनिवृत्तीकरण के जितने समय हैं, परिणामों के क्या कहेंगे उसे, लेवल भी उतने ही हैं अनिवृत्तीकरण में, क्योंकि पहले समय वालों की विशुद्धता सबकी समान होती है। अब वहां अधेकरण और अपूर्वकरण में क्या स्थिति है कि एक समयवर्ती जीव के ही अनंत प्रकार के परिणाम हैं, फिर दूसरे समय वाले के फिर अनंत तरह के हैं पूरे दुनिया भर में, तीसरे समय वाले के फिर अनंत तरह के हैं विशुद्धता। तो टोटल मान लीजिए अनिवृत्तीकरण के 25 समय हैं, तो 25 तरह के परिणाम नहीं है, 25 समयों में 25 करोड़ तरह के परिणाम है। उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कोई करोड़ों संख्या में तो बांधा ही नहीं जा सकता है उस चीज को। लेकिन अनिवृत्तीकरण में जितने समय उतने तरह की विशुद्धता, ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि समय समय प्रति बराबर होती है। देखिए, ये कहने के बाद में अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण तक जब पहुंच गए, तो अनिवृत्तीकरण में पहुंचने के बाद अब अनिवृत्तीकरण के तुरंत बाद अंतरकरण और उपशमकरण की परिस्थिति बनती है, और अंतरकरण और उपशमकरण पूर्वक उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जिसका नाम है। वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल शास्त्रों में अंतर मुहूर्त बतलाया गया है। यदि वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्व में बदल गया तो क्षयोपशम हो जाएगा, काल तो उतना ही है। भाई, इस जगह पर आप इतनी देर तक रह सकते हो, जैसे कोई ऐसे ऐसे झूलने वाली स्थिति होती है ना कुछ, आप ऊपर चढ़ गए, अब चढ़ने के बाद में बोले आप लिमिटेड टाइम तक, इतने टाइम तक रह सकते हो। अब यदि आप उधर जाओ तो उधर गिर जाओगे, और इधर आओ तो इधर गिर जाओगे, दोनों साइड में आपको कहीं ना कहीं जाना है, मतलब बीच में ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते। तो सवाल ये है कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का अंतर मुहूर्त काल है, ये अंतर मुहूर्त काल के बाद में या तो वो जीव आ जाएगा मिथ्यात्व में, और या चले जाएगा क्षयोपशम सम्यक्त्व में। ठीक है, अब जो जीव मिथ्यात्व में आ गया, वहां ये चर्चा उठाई थी, कल काफी विस्तार से हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में कि आखिर वो मिथ्यात्व में क्यों आया। जब परीक्षा करके निर्णय कर लिया था, उसके बाद में भी ऐसा क्यों हुआ, तो 3 कारण बतलाए मुख्य रीति से यहां। पहला कारण अन्यथा विचार हो जाए, दूसरा कारण कहा कि बहुत लंबा समय हो जावे, और तीसरा कारण कहा कि मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जावे। 3 हेतु दिए, और भी पॉइंट निकालें तो कोई इधर उधर कुछ निकल सकते हैं, खींचतान करें तो। 3 भागों में बांट लो। पहला क्या कह दिया, अन्य विचार, चलते चलते विचार ही दूसरा आ गया। दूसरा ये कि विचार तो दूसरा नहीं आया था, लेकिन काल ही लंबा हो गया तो भूल गए। और तीसरी बात ये कही थी मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जावे। तो इन्होंने कहा मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जावे तब तो नियम से मिथ्यात्वी होगा। वो पूर्व में 2 बातें जो थी वो हो भी और नहीं भी हो तो भी चल, तो भी मिथ्यात्व में आ जाएगा। और यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आया तो जो पिछली बातें बतलाई थी वो भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्व में आ जाए। इसलिए असली कारण तो मिथ्यात्व का उदय ही रहा। और कैसे मिथ्यात्व का उदय आता है और क्या परिस्थिति बन जाती है, उसके संदर्भ में एक बात कह दी थी कि भैया प्रकरण तो केवल ज्ञानगम्य है। माने ये जीव सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में आ गया। मैंने कल ये भी बात कही थी आपसे कि सम्यक दर्शन होने का तो पता लगता है, लेकिन सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आने का पता नहीं लगता। उदाहरण से बात कही थी ना मैंने, तकलीफ होने का तो पता लगता है, ठीक होने का पता नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है, उस समय नहीं लगता, तत्काल नहीं लगता, बाद में लग जाए तो लग जाए, और हो सकता है बाद में ध्यान ही नहीं जाए कब सही हो गया था। मैंने ध्यान ही नहीं गया, अपन काम में व्यस्त रहे, हुआ भी था कि हाँ हुआ तो था, तो सही वहाँ पता नहीं यार तभी हो गया होगा, सही हो तो ध्यान नहीं है होश नहीं है उसके बारे में। अब ये कह रहे हैं जो जीव नीचे गिरकर मिथ्यात्व में आ गया, अब उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है, क्योंकि वो जो मिथ्या दृष्टि है
वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। पेज नंबर निकालिए 265। अभी करते हैं चर्चा, बहुत सुंदर मार्मिक बातें हैं। 265 नंबर पेज देखिए। हिंदी पुस्तकों में, गुजराती पुस्तकों में 277 नंबर का पेज है, 277। गुजराती में 271 भी है कुछ पुस्तकों में। नीचे से दूसरा पैराग्राफ हिंदी पुस्तकों का। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसकी शादी हो गई हो, जिस मिथ्या दृष्टि की शादी हो गई हो। नहीं नहीं नहीं, से आदि, आदि मतलब है शुरुआत, से मतलब सहित। तो सादी मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, जिस मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की शुरुआत है वो सादी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व की शुरुआत माने क्या होता है कि जो अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, अब उसके लिए पूछा कि इसके मिथ्यात्व कब से है, तो जवाब क्या होगा? अनादि से, अनादि से, अनादि से, ये जवाब तो आएगा। अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अब जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और सम्यक दर्शन प्राप्ति करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद वापस नीचे आ गया पहले गुणस्थान में, अब हमने पूछा बोलो इसका मिथ्यात्व कितना पुराना है? बोले 2 दिन पुराना, 1 दिन पुराना, 2 महीने पुराना। मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई ना वापस। तो वापस मिथ्यात्व की शुरुआत जिसके हो जाती है उस जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो 2 तरह के मिथ्यात्वी हो गए, एक अनादि मिथ्यात्वी, एक सादी मिथ्यात्वी। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। अब ये कह रहे हैं सादी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। पीछे अपन ने एक बात यहाँ पढ़ी थी 264 नंबर पेज पर, पिछले ही पेज पर, जब सम्यक्त्व की प्रक्रिया की थी, कही थी हमने, अंतरकरण और उपशमकरण की बात कही थी। वहाँ यह बतलाया था कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के एक अकेला दर्शन मोहनीय जैसे मिथ्यात्व कहते हैं वही था अनादि मिथ्या दृष्टि के। और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होने पर उसके 3 टुकड़े हो गए थे, प्रकृतियां 2 बढ़ गई थी। क्या कह रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व की एक ही कर्म प्रकृति थी दर्शन मोहनी की, एक बड़ा गोला था मिथ्यात्व का। और बाद में क्या हुआ, जैसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व हुआ इस पर चोट पड़ी, इस मिथ्यात्व पर, और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, जिनमें एक का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का सम्यक मिथ्यात्व और तीसरे का सम्यक्त्व मोहनीय। ध्यान देना, शब्द आप लोग लिखेंगे और दिमाग में रखेंगे तो समझ में आएगी बात, विषय वस्तु क्लियर होगी। पहले का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व को दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व डबल है ना, मिश्र। तो कहीं तो आपको सम्यक मिथ्यात्व शब्द मिलेगा, कहीं आपको मिश्र शब्द मिलेगा। क्या? मिश्र कर्म प्रकृति का उदय आने पर, मिश्र मोहनीय का उदय आने पर, मिश्र मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व, 3 शब्द दे दिए हमने। देवीलाल जी साहब क्या कह रहे हैं देखो, दर्शन मोहनी के 3 भेद थे ना, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का नाम तो मिथ्यात्व ही है, ठीक है। अब दूसरी कर्म प्रकृति जो है इसका नाम सम्यक मिथ्यात्व या फिर मिश्र कर्म प्रकृति या फिर मिश्र मोहनीय, ये सेकंड है। फिर तीसरे का नाम सम्यक्त्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय या सम्यक्त्व प्रकृति, ऐसा कह सकते हैं। पहले वाले में मिथ्यात्व है, दूसरे वाले में मिक्स है और तीसरे वाले में सम्यक्त्व का अंश है तो यहां भी वही, लेकिन सम्यक्त्व मोहनीय
इस सम्यक्त्व मोहिनी को सम्यक्त्व प्रकृति भी कहते हैं। क्या कह दिया, कितने शब्द कह दिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? पेपर पेन हाथ में उठाओ और बार बार लिखो उसको फटाफट, बिना लिखे नहीं ख्याल में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। कभी कोई शब्द बोल दिया तो आपको लगेगा ही नहीं कि कौन सी प्रकृति की चर्चा चल रही है, उलझ जाएंगे। तीसरी कर्म प्रकृति के अंदर सम्यक्त्व की मुख्यता है। सम्यक्त्व मोहिनी नाम है उसका। सम्यक्त्व मोहिनी में अभी सब समझ में आएगा। अभी सब सम्यक्त्व मोहिनी का मतलब मोहिनी तो था लेकिन सम्यक्त्व था, तो सम्यक्त्व मोहिनी कर्म प्रकृति ये देशघाती कर्म प्रकृति है। जानते हैं ना आप लोग? देशघाती और सर्वघाती याद कराई थी आपको, 21 और 26। बहुत अच्छा। 21 कर्म प्रकृतियां काई की थी? सर्वघाती की। 26 देशघाती की। बराबर। अभी ये कह रहे हैं कि ये जो है लास्ट वाली नाम इसका सम्यक्त्व मोहिनी है या सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व मोहिनी है, सम्यक्त्व प्रकृति। ये सम्यक दर्शन से गिराती नहीं है क्या? ये सर्वघाती प्रकृति नहीं है, ये देशघाती है क्या? तो ये विचलित करने का काम करती है। सम्यक्त्व में मोह की वजह से थोड़ा सा जो विचलित पना हुआ, इसका नाम है सम्यक्त्व मोहिनी है। सम्यक दर्शन में, सम्यक्त्व के काल में जब इस तीसरी कर्म प्रकृति का उदय आ जावे, जिसका नाम था सम्यक्त्व मोहिनी है, तो सम्यक्त्व में मोह के कारण थोड़ी मलिनता, थोड़ा झटका लगा, ऐसा है। सम्यक्त्व मेंटेन रहता है लेकिन सम्यक्त्व नहीं गिरता है। ठीक है। बीच वाली का नाम क्या था? मिश्र सम्यक मिथ्यात्व। इस कर्म प्रकृति में अलग स्थिति होगी, इस कर्म प्रकृति की अलग स्थिति होगी, और ये जो थी फर्स्ट, इसका नाम था मिथ्यात्व, इनमें अलग स्थिति होगी। ये तीन कब बन गई? जब सम्यक दर्शन हुआ था ना, तब तीन टुकड़े हुए थे, अदरवाइज तीनों जुड़े हुए थे। एक अखंड शिला थी दर्शन मोहिनी की, ऐसी मिथ्यात्व की एक अखंड शिला थी, और ये अखंड शिला के ऊपर सम्यक्त्व रूपी बिजली गिरी, प्रहार हुआ, तो इसके तीन टुकड़े हो गए। इसका मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि के एक है और सादी मिथ्या दृष्टि के तीन है। बराबर। अभी आज का अपना प्रकरण ये है, इस पूरे पैराग्राफ की चर्चा, कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव की क्या विविध अवस्थाएं बनती है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव की परिस्थितियां क्या क्या बनती है, वो चर्चा हम यहाँ नीचे से दूसरे पैराग्राफ में शुरू कर रहे हैं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट मतलब, सम्यक्त्व से भ्रष्ट मतलब सम्यक्त्व से गिर गया, चारित्र से भ्रष्ट माने चारित्र से गिर गया क्या? आचरण से भ्रष्ट माने आचरण से गिर गया क्या? तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट माने सम्यक्त्व से गिर गया, ऐसा लिखा है। अष्टपाहुड़ की गाथा है कुंदकुंदाचार्य देव की। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा ने सिज्जंती, सिज्जंती चरिये भट्टा, दंसण भट्टा ने सिज्जंती। क्या क्या कहा? दर्शन से जो, अरे सीधा सरल अर्थ है। आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। प्राकृत बहुत सरल है, प्राकृत से सरल लैंग्वेज दूसरी कोई नहीं है। प्राचीन काल से यही चलती थी, गांव वालों की भाषा हुआ करती थी प्राकृत, सामान्य भाषा थी जन सामान्य की। प्राकृत भाषा में मुख सुख, इसमें जीव को भी ज्यादा घुमाना नहीं पड़ता है क्या? दर्शन में थोड़ी कठिनता है, दंसन होठ भी नहीं ज्यादा हिलाने पड़े, सीधे से निकल जाए। दंसन भ्रष्ट, भ्रष्ट में तो कठिनता है, और भट्ट तो दंशन भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए हैं वो तो भ्रष्ट हैं। सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हो गए हैं वो तो भ्रष्ट हैं क्या? उनको कभी निर्वाण नहीं होगा। और सिज्जंती माने सीज जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कौन?
चरिय भट्टा, चारित्र से जो भ्रष्ट हैं वे फिर कभी ना कभी सीख जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं बदली है, मान्यता उनकी सच्ची है। आज चारित्र से विचलित हो गए, श्रद्धा मजबूत है, फिर दोबारा संभल जाएंगे, चारित्र उत्कृष्ट वापस लेकर के मोक्ष चले जाएंगे। तो चारित्र भ्रष्ट में दिक्कत नहीं है क्या? लेकिन जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया है बोले उसको तो निर्वाण नहीं होगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। यहां कौन से भ्रष्ट लोगों की बात चल रही है? दर्शन से भ्रष्ट, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट, श्रद्धा से भ्रष्ट, सम्यक्त्व से भ्रष्ट जीवों की चर्चा चल रही है। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सादी मिथ्या दृष्टि के भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। माने सादी मिथ्या दृष्टि जीव वापस यदि प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा कभी भी, तो उसे 5 लब्धियां होती है। वही प्रक्रिया हुई, बेचारे के क्या करे, नीचे आ गया, हाँ कह कैसे शुरू करेगा वापस। 6 उपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण, ये सब इसी प्रक्रिया से चलेगा। पूर्वोक्त माने पहले कही गई 5 लब्धियां होती है। विशेष विशेष विशेष, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। विशेष इतना कि यहां किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। बराबर, सादी मिथ्या दृष्टि था, अनादि वाले के दर्शन मोह की कितनी होती है? 1, और सादी मिथ्या दृष्टियों के 3। किसी के कह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, यहां किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। सो 3 का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। अच्छा, प्रश्न मेरा, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कितने कर्म प्रकृतियों का दर्शन मोहनी, कितनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है? 1 मिथ्यात्व। अनादि मिथ्या दृष्टि के था ही 1 ही, तो 1 का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी हो गया। अब सादी मिथ्या दृष्टि के चूंकि सत्ता में 3 है मिथ्या दृष्टि के, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि के जो 3 है वो 3 का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। याद रहेगी बात। अनादि मिथ्या दृष्टि 1 का उपशम करके और सादी मिथ्या दृष्टि 3 का उपशम करके सम्यक्त्वी होता है। अथवा अभी वो सादी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनी का उदय आता है। किसकी जीव की चर्चा चल रही है? मिथ्यात्व के काल में सादी मिथ्या दृष्टि जीव, प्रकृतियां हैं 3 क्या? अब सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 3 प्रकृतियां हैं। 3 में से यदि मिथ्यात्व का ही उदय बना रहेगा तब तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अब उसी सादी मिथ्या दृष्टि जीव में से किसी के इसका उदय आ गया, सम्यक मिथ्यात्व का, मिश्र का इसका उदय आ गया, तो वो जीव गुणस्थान चढ़ जाएगा उसके। अभी सुनो क्या कह रहे हैं। अथवा, चौथे लाइन की बात पढ़ रहा हूं यहां, चौथी लाइन। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनी का उदय आता है। सम्यक्त्व मोहनी माने 2 नंबर, बीच वाली प्रकृति। अच्छा, देखो ये तो ये अलग कह रहे हैं। सम्यक्त्व मोहनी तो तीसरी प्रकृति है। किसी जीव के सम्यक्त्व मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। तीसरी कर्म प्रकृति थी सम्यक्त्व मोहनी, तीसरी का उदय आया और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, तो वह क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है। सम्यक्त्व मोहनी के उदय में हाँ, उसको प्रथमोपशम नहीं हुआ। इसका मतलब सादी मिथ्या दृष्टि जीव वापस प्रथमोपशम सम्यक्त्व करे ये जरूरी नहीं है। क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होगा सबसे पहले। ये सब ऐसे सिद्धांत वाक्य हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दिमाग में बैठ जाना चाहिए अजय भैया। पूछूंगा वापस, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के कौन सा सम्यक्त्व होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व।
सादी मिथ्या दृष्टि जीव के कौन सा सम्यक्त्व होता है? क्षयोपशम या प्रथमोपशम भी हो सकता है क्या भाई? सादी मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथमोपशम भी हो सकता है और क्षयोपशम भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि जिसके सत्ता में 3 हो गई थी, 2 का उदय नहीं आया, तीसरी का उदय यदि आया तो वो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी होता है, बराबर। और इसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती और अनिवृत्तिकरण भी नहीं होता, सीधा डायरेक्ट ही हो गया। माने सादी मिथ्या दृष्टि था, अब इसके अनिवृत्तिकरण आदि नहीं होता, गुण श्रेणी नहीं होती, क्योंकि इसके तो सारा वो सब टुकड़े हो चुके थे। अनिवृत्तिकरण के काल के में तो क्या चल रही थी चर्चा, वो अंतरकरण और उपशमकरण और सारी चर्चा चल रही थी। बोले कि कुछ नहीं होता इसके यहाँ, पांचों लब्धियों पूर्वक प्रथमोपशम होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के यदि प्रथमोपशम होगा तो पांचों लब्धियों पूर्वक होगा, और क्षयोपशम हुआ तो उसके अनिवृत्तिकरण नहीं हुआ। देखिए, तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है। अभी मिश्र मोहनी कौन है भैया? मिश्र मोहनी सम्यक मिथ्यात्व एक ही बात है, सम्यक मिथ्यात्व दोनों मिश्र। तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का मतलब मिश्र मोहनी है, बीच वाली कर्म प्रकृति। तो किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। मिश्र कौन से गुणस्थान का नाम है? नाम बताओ। हैं? क्या बात कर रहे हो? कौन सा होगा? पक्का लॉक कर दिया जाए, है ना। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व, दूसरे गुणस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे गुणस्थान का नाम, अरे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सासादन, तीसरे गुणस्थान का नाम मिश्र, तीसरे गुणस्थान का नाम मिश्र गुणस्थान। तो बोले ये तीसरा गुणस्थान होता है दूसरी के उदय में। क्या क्या कह दिया? दूसरी जो कर्म प्रकृति थी ना, नाम क्या था उसका? मिश्र मोहनी। सम्यक मिथ्यात्व कहो या मिश्र मोहनी कहो, एक ही बात है। तो बोले किसी को मिश्र मोहनी, अब टोडरमल जी मिश्र मोहनी लिख रहे हैं ना, मैं क्या करूं? आप तो एक ही नाम रख लो, सम्यक मिथ्यात्व, लेकिन यहां तो मिश्र मोहनी लिखा है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन, इसलिए मैंने लिखवाया है। क्या किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। कौन सी 2 का नहीं होता? मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व मोहनी का। माने इसका नहीं होता और इसका नहीं होता, इसका होता है किसी के। तो क्या होगा भाई साहब? वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते, करण नहीं होते उसके। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आपसे छोटी सी बात कहनी है मुझे इतना बतलाइए कि पहले गुणस्थान वाला जीव, सादी मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कौन सा था? पहला। और ये जो मिश्र गुणस्थान का, ये कौन सा है? तीसरा। इसका मतलब पहले गुणस्थान से कोई तीसरे में भी आ सकता है, लेकिन कौन? सादी मिथ्या दृष्टि। 3 टुकड़े थे ना जिसके, क्या जिसके जीवन में 3 टुकड़े थे, वही जीव तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, सम्यक्त्व मोहनी का, सम्यक्त्व मोहनी नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का, मिश्र मोहनी का। मिश्र मोहनी का उदय किसके आएगा? जिसके मिश्र मोहनी है उसके आएगा। अरे भाई, जिसके मिश्र मोहनी होगी उसी के तो उदय आएगा। और मिश्र मोहनी किसके है? सादी मिथ्या दृष्टि के। तो मिश्र मोहनी चूंकि सादी मिथ्या दृष्टि के है, इसलिए उदय भी उसी के आता है। और मिश्र मोहनी का उदय आने पर गुणस्थान तीसरा होता है। इसका मतलब पहले गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान भी आ सकता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जटिलता तो नहीं हो रही है, सबको समझ में आ रहा है। उपयोग की एकाग्रता लेकिन जरूर चाहिए। बात ऐसी है कि हमने कहा
पहले से कौन सा गुणस्थान होता है? बोले चौथा ही होता है। दूसरा और तीसरा गुणस्थान तो गिरते समय आता है। चर्चा ऐसी चलती है ना, पहले से गुणस्थान चौथा होता है, दूसरा और तीसरा गुणस्थान तो चौथे से गिरते समय आएगा। ये सामान्य कथन हुआ। अब हम ये कह रहे हैं यदि वो मिथ्या दृष्टि सादी था तो चांस ये भी है कि पहले से तीसरे में चला जाए। क्या समझ में आ रही है बात? पहले से तीसरे में कौन जाएगा? जिसके मिश्र कर्म प्रकृति का उदय होगा। अरे भाई, मिश्र का उदय आया तो मिश्र गुणस्थान, सरल सी बात है। जिसके मिश्र का उदय आया उसके मिश्र गुणस्थान, जिसके मिथ्यात्व का उदय आया उसके मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसके सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आया उसके सम्यक्त्व गुणस्थान। भाई नाम तो यही है ना गुणस्थानों के। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व, तीसरे का नाम मिश्र, चौथे का नाम सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान का नाम है, बराबर। तो पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का उदय आवे तो मिथ्यात्व गुणस्थान। फिर मिश्र कर्म प्रकृति का उदय आया तो मिश्र गुणस्थान। अब का सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आया तो सम्यक्त्व गुणस्थान चौथा। कितना सरल है बोलो, है? इससे ज्यादा सरल और क्या बात हो सकती है? जैसा नाम वैसा गुणस्थान। इससे ज्यादा सरलता तो मुझे नहीं लगता है कुछ और हो सकती है। पढ़ो जरा यहां, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके कारण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के, वापस ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। सादी मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व छूटने पर उसके ये दशा होती है। शायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहां नहीं किया है। अभी एक प्रकरण, इस प्रकरण को पूरा अच्छे से समझ लेना एक बार। यहीं थोड़ा सा 2-5 मिनट रुक करके मुझे चर्चा करनी है कुछ। सम्यक दर्शन का संबंध या सम्यक्त्व की घातक कर्म प्रकृति मिथ्यात्व है ना, दर्शन मोहनी है और अनंतानुबंधी भी कही जाती है। तो जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसके सम्यक दर्शन का संबंध अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चार तो ये, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति या सम्यक्त्व मोहनी, जो भी कहो, 3 ये टोटल 7 प्रकृतियों से सम्यक दर्शन का संबंध होता है। इनके होने से, इनके नहीं होने से, इनमें से किसी का उदय, किसी का नहीं होगा, कोई दबेंगी, कोई नष्ट होंगी। क्या कहा हमने? 7 कर्म प्रकृतियों से सम्यक्त्व का संबंध है। क्या याद रखना है आपको? 7 कर्म प्रकृतियों से सम्यक दर्शन का संबंध है। 7 के नाम याद हैं सबको? 7 के नाम याद है सुबोध जी? एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक्त्व मोहनी, फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। 7 हो गई। अब बोले ये जो 7 कर्म प्रकृतियां हैं, मुझे बतलाइए अनादि मिथ्या दृष्टि, अभी अनादि सादी को छोड़ो, अभी दूसरी बात सुनो बीच में। इन 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व, इन 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व, इन 7 में से कुछ का क्षय और कुछ का उपशम होने से क्षय उपशम सम्यक्त्व। ख्याल में आ गई बात? क्या कहा? वापस अरुण जी वैसा क्या कह रहे हैं? 7 कर्म प्रकृतियां हैं, इन 7 यदि दब गई, दबने का नाम है उपशम, तो 7 दबी तो उपशम, 7 नष्ट हो गई तो क्षयिक, और 7 में से कुछ दबी और कुछ नष्ट हुई तो क्षय उपशम, क्षय उपशम, बराबर। अब मेरा प्रश्न यह है कि जो उपशम सम्यक्त्व हुआ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के, तो कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम हुआ? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के
5 ही होगा, 7 3 ही उसके। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के टुकड़े ही नहीं हुए थे ना 3? क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 थे ही नहीं भाई साहब। अनादि के तो 5 ही होगा, 5 ही। क्या आरुषि बोलो, अनादि के तो 5 ही का होगा, क्योंकि 1 तो मिथ्यात्व और 4 वो। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जब प्रथमोपशम सम्यक होता है तो कितने? 5। अब सादी मिथ्या दृष्टि जीव के जब प्रथमोपशम सम्यक होता है तो कितनी का? 7, क्योंकि शादी 7 फेरों पूर्वक होती है ना शादी। अभी सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 7 है, तो 7 का उपशम होगा सादी मिथ्या दृष्टि जीव के, प्रथमोपशम सम्यक हो गया। अब सुनिए, गजब की बात कहता हूं, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जब उपशम सम्यक्त्व हो गया, अब सत्ता में 7 पड़ी हुई है, उपशम सम्यक्त्व है। बात ऐसी है, इन 7 में से किसी का भी उदय आ सकता है। ये दबी हुई है ना, ये उपशम माने दबी हुई है, 7 में से किसी का भी उदय आ सकता है। यदि इन 7 में से समझ लीजिए मिथ्यात्व का उदय आया तो वापस गुणस्थान पहला, मिथ्यात्व के उदय में गुणस्थान पहला। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो गुणस्थान तीसरा, मिश्र गुणस्थान। सम्यक्त्व मोहनी का उदय आया तो गुणस्थान चौथा बना रहेगा, लेकिन दोष, किंचित दोष, चलमलगाढ़ दोष। सम्यक्त्व मोहनी का जब उदय आता है तो चलमलगाढ़ दोष होते हैं, लेकिन गुणस्थान गिरता नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व मोहनी थी देशघाती, विचलित करती है, गिराती नहीं है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये थी गिराने वाली, ये गिरा देती है, गुणस्थान गिरा देती है। अब 3 हो गई है, अब ये बची 4, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। बोले इनमें से किसी का भी उदय आ जाए तो गुणस्थान दूसरा। क्या कहा? याद कर लो, 4 स्टेज हो गई, 4 पोजीशन है। तो चौथे से गिरते हुए आएगा। अभी उपशम सम्यक्ति चौथे में बैठा हुआ है। क्या अवनीश भाई? चौथे में बैठा हुआ है उपशम सम्यक्ति। अब ये चौथे में बैठा हुआ है तो कितनी कर्म प्रकृतियां हैं इसके सत्ता में? 7 दबी हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व होते ही टुकड़े होकर के 5 की 7 हो गई और 7 दबी है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। अब इन 7 में से मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो चौथा बना रहेगा, लेकिन चलमलगाढ़ दोष है ना। और क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी का उदय आए तो गुणस्थान दूसरा। फाइनली नीचे गिरेगा फिर वो। जिसके अनंतानुबंधी का उदय आ गया वो चौथे से दूसरे में आकर फिर पहले में आएगा। फाइनली गिरना तो है ही उसको। चौथे से डायरेक्ट दूसरे में आ गया, चौथे से डायरेक्ट दूसरे में आ गया, अब दूसरे से पहले में गिर गया। ऐसा उदाहरण बहुत बढ़िया, पेड़ से फड़ा। हाँ, ये तो गुणस्थान जब पढ़ाते हैं ना तो वो फिर उन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पहले पढ़ाए हैं सबको गुणस्थानों पर, वहाँ डलास वाले भी प्रवचन है अलग से टेक्सास के, और यहाँ तो यहाँ भी चलाया अपन ने जब वो प्रकरण अपना तत्व ज्ञान पाठमाला में चला था। हाँ, अभी एक बार इस प्रकरण को अपन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। किस कर्म प्रकृतियाँ समझ में आ गई? 7 कर्म प्रकृतियाँ समझ में आ गई। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 5 थी, सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 5 की 7 हो गई, टुकड़े होकर के 7 हो गई। उपशम सम्यक्त्व हुआ तो कर्म प्रकृतियां दबी, क्षयिक हुआ तो कर्म प्रकृतियां मिटी, क्षय हो गई। क्षयोपशम हुआ तो कुछ दबी और कुछ मिटी। क्षयोपशम कर्म प्रकृति, ये तो सब नष्ट होने की, दबने की और क्षयोपशम की बात कही। अब बात करो इनमें से कोई वापस उठ गई, इनमें से यदि कोई वापस उठ गई तो क्या स्थिति बनेगी? गुणस्थान गिरेगा।
यदि तीसरी कर्म प्रकृति का उदय आया था तो चौथा ही बना रहा, और बाकी किसी का भी उदय आ गया तो गुणस्थान गिर गया। बराबर, सरल सी बातें हैं। सादी और अनादि में क्या अंतर बतलाया? सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि में अनादि काल से जो मिथ्यात्व में बैठा हुआ है वो अनादि मिथ्या दृष्टि, और जिसमें मिथ्यात्व में बैठे हुए का काल ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन होकर के वापस मिथ्यात्व में आ गया है, वो सादी मिथ्या दृष्टि। इसी तरह का कोई और भी प्रकरण ध्यान में आता है क्या शास्त्र का? बोलिए। नहीं, शास्त्र का कोई प्रकरण इससे रिलेटेड जिसमें इसी तरह का नियम लागू होता हो? निगोदिया, निगोद, नित्य निगोद और इतर निगोद। क्या क्या मतलब है नित्य निगोद और इतर निगोद का? बोले अनादि से जो निगोद में था वो नित्य निगोद, और निगोद से निकलकर दोबारा निगोद में आ गया वो इतर निगोद। उसको सादी निगोद कह दो, वापस आ गया ना। जिसका निगोद 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 अनादि काल से निगोद ही था, वो अनादि निगोद, नित्य निगोद, नित्य माने अनादि से, जिसके निगोद दशा नित्य रही है। इसी तरह से ये नित्य मिथ्या दृष्टि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसकी मिथ्यात्व दशा अनादि काल से बनी हुई है, ये नित्य मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है। बराबर। अब जिसके मिथ्यात्व दशा नई प्रकट हुई है वो सादी मिथ्या दृष्टि है। बराबर। चलिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। नीचे भी 2 लाइन 1.5 लाइन अपन ने छोड़ दी है, उसे भी पढ़ता हूं। वापस पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ को शुरू से। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक बात ख्याल में आनी चाहिए। इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार भ्रष्ट हो माने शिक्षा की प्रतीति चली गई, अन्यथा विचार हो गया, इस प्रकार सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया। अन्यथा इस प्रकार का मतलब समझ लीजिए आप, काल लंबा हो गया तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार सम्यक्त्व से भ्रष्ट माने मिथ्यात्व का उदय आया और सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया। क्या फिर क्या कहें? उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये सादी मिथ्या दृष्टि की परिभाषा हो गई। अब सादी मिथ्या दृष्टि चूंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में बैठा हुआ है तो दोबारा ऊपर तो आएगा कभी। कल परसों हमने कही थी टिकट यदि खो गया है तो कोई बात नहीं, वापस तो मिलेगा, मिलने की गारंटी है। हम दावे के साथ कह सकते हैं घर में ही खोया है ना, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और कल नहीं मिला तो दिवाली की सफाई में मिलेगा। कभी तो मिलेगा। घर से जाएगा कहाँ? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया, जाएगा कहाँ आखिर? घर का तो घर में ही है, मिलेगा उसे। तो सादी मिथ्या दृष्टि जी उसके भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति। जब वापस सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती है। पहले कही गई 5 होती है। विशेष क्या बात है भाई साहब इसमें कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, किसी किसी के दर्शन मोह की 3 कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती है सादी मिथ्या दृष्टि के। अच्छा एक बात और समझ लेना, सादी मिथ्या दृष्टि जीव के भी 5 प्रकृतियों का उपशम होकर के प्रथमोपशम हो सकता है। क्या ध्यान ध्यान देना, वापस 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 सुनो सुनो सुनो, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना, समझना। क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि के तो 3 हो गई थी भाई साहब, तो इसके तो 7 ही होना चाहिए ना प्रथमोपशम होते समय। कि सुनो, यदि काल बहुत लंबा बीत गया, बहुत लंबा काल बीत गया, बहुत बहुत लंबा काल बीत गया, क्या तो उसके 3 टुकड़े वापस जुड़ भी सकते हैं। क्या जो टुकड़े हुए थे ना वो वापस जुड़ भी सकते हैं। एक और नियम समझना, प्रथमोपशम सम्यक्त्व से छूटकर जब नीचे आया था और दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व होवे, इसमें असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए। ये भी नियम है। वापस बोल रहा हूं, सारे कर्णानुयोग है भाई साहब, धर्म कांटा है, ये तो नियम ही नियम है। यहाँ तो
यहाँ तो इधर से उधर नहीं हो सकते, धर्म कांटा है ये, इधर से उधर होने की गुंजाइश नहीं है इसमें। बात क्या कही, सादी मिथ्या दृष्टि जीव था, लेकिन वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव का जिसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो चुके थे, उसके 3 टुकड़े वापस भी जुड़ जाते हैं और उसकी स्थिति अनादिवत हो जाती है। ये भी संभव है। ज्यादा डरा नहीं रहा हूं, अभी डरने की बात तो नीचे आएगी, कल जब चर्चा करेंगे। अभी तो सुनो बात क्या है। तो बोले ये भी संभव है। एक और नियम मैंने क्या बतलाया विनीत जी भाई साहब, एक और नियम ये कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व छूटकर मिथ्यात्व में आया। अब दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व यदि हो तो असंख्यात वर्षों के अंतराल चाहिए उसमें। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व छूटकर नीचे आया, क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व छूट करके नीचे आया। अब ये जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व तो 10 मिनट में प्राप्त कर सकता है, पहले से वापस चौथे में जा सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व तो 10-5 दिन में हो सकता है, लेकिन यदि प्रथमोपशम होगा तो असंख्यात वर्षों के अंतराल बाद में ही होगा, ऐसा नियम है। चलिए कहां तक आ गए अपन। विशेष इतना कि यहां किसी 2-3 मिनट लगेंगे साहब, पैराग्राफ पूरा करूंगा, ठीक है ना। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि वत हो जाएगा, लेकिन है तो सादी मिथ्या दृष्टि। नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं भी होए। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये नीचे कह रहे हैं। देखो समय हो गया है अपना, फिर मेरे को ये पूरा करना है इसको। कल परिणामों की विचित्रता की बात करेंगे, एक बार इसको पूरा पढ़ ले अपन फटाफट। लोगों को जाना भी रहता है, ऑफिस का टाइम भी रहते हैं, सबके सुबह का समय है ना। तो उसके पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो 5 लब्धियां होती है। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, तो 3 का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, बराबर। सादी मिथ्या दृष्टि था, 3 का उपशम करके हुआ। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनी का उदय होता है 3rd नंबर, और 2 का उदय नहीं होता, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, ये भी क्लियर है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती और अनिवृत्तिकरण भी नहीं होता, ये नियम है वहां। तथा किसी के मिश्र मोहनी का उदय आता है, कौन सी प्रकृति, बीच वाली मिश्र मोहनी का उदय आता है। 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, तो मिश्र मोहनी का उदय आया तो गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। इसके करण नहीं होते क्योंकि पहले से तीसरे में आया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है, ठीक है ना। क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। माने जब प्रथमोपशम सम्यक्त्वी था, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व में बदला, और क्षयोपशम सम्यक्त्वी के जो क्षय और उपशम की स्थिति थी, अब वो धीरे धीरे वेदक होता हुआ ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। मतलब क्रम है ये। तो क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का काल कितना है। सादी मिथ्या दृष्टि का काल मतलब मिथ्यात्व में रहने का काल। सादी मिथ्या दृष्टि जीव यदि मिथ्यात्व में रहेगा, दोबारा मिथ्यात्व में आया तो कितने समय तक रहेगा। बोले जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, कम से कम इतना तो रहेगा ही। और ज्यादा से ज्यादा यदि वो मिथ्या दृष्टि ही बना रहे तो बोले किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। मिथ्यात्व में आने के बाद में मैक्सिमम कितना, या तो टिकट तुरंत ही मिल गया, अभी खोया था और 2 मिनट में मिल गया टिकट, और या फिर सफाई में मिलेगा, फिर तो टाइम लंबा हो जाएगा। वेदक का अर्थ होता है सम्यक्त्व मोहनीय कर्म प्रकृति के वेदन की दशा, उसके उदय की दशा, वो वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। जिस सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहनीय नामक तीसरी कर्म प्रकृति का उदय होता है, जिस सम्यक्त्व में उसके उदय का वेदन होता है, उसे वेदक सम्यक्त्व कह देते हैं। ऐसा है।
हाँ, क्षेयोपशम वेदक कह देते हैं। वैसे बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में भी चर्चा की। अपन ने जब नाटक समयसार चलाया था ना 2002-3 में चल रहा था यहाँ यही मंदिर में, आप लोगों ने भी शायद उस समय शाम को शुरू किया था आना, आप भी थे, आप लोग तो थे ही और तो कई। तो 2002 में चल रहा था क्योंकि 2003 में जब मैं हमारी शादी हुई थी ना तब वो लास्ट प्रकरण चल रहा था उसका, जनवरी में 2003 में, ऐसा ध्यान है गुणस्थान वाला। तो देखो आप यहाँ उसमें वो क्या चर्चा की है, वो भी विशेष चर्चा है, कभी प्रसंग बनेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि यदि सादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिनिमम तो अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहे और मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक मिथ्यात्व में रहे, ऐसा स्वरूप है। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, विशेष चर्चा कल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कल का ये, देखो परिणामों की विचित्रता। माने विशेष रीति से अनेक बार इस प्रकरण को स्वतंत्र प्रवचनों में लेते हैं बहुत विद्वान, बहुत सुंदर प्रकरण है। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जन्मणि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, परखी मुझ में कुछ दंग नहीं। मैं हर्ष रूपी अस्पर्शी, हर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग